हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माण की कहानी। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान, कैसे हमारे देश का सर्वोच्च विधिक प्रलेख यानी सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया, कैसे बना, उसकी कहानी। हर परीक्षा में यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी सभी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अपरिहार्य अंग रहा है हमेशा से। तो हमें वो हर एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। तो उसकी बेसिक्स को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाइड तरीके से इसे समझें छोटे वीडियो में, और जो इसके जो उच्चतर या जो संप्रत्यय हैं वो भी हमें इसके समझ में आ जाएं समय के साथ। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी देश का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज होता है। अमेरिका ऐसा पहला देश बना जिसने 1776 में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, और 1783 में जब उसकी आज़ादी पूरी होगी तो उसने अपना संविधान बनाया। तो लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला पहला देश अमेरिका था। अगली बात ये उठती, क्या अमेरिका ही पहला देश था? इससे पहले संविधान की रीति, संविधान का जो भाव जो था वो कहीं पे नहीं था? ऐसा नहीं है। 1215 में यूके के अंदर मैग्ना कार्टा अस्तित्व में आया। मैग्ना कार्टा भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ही था जो कि पार्लियामेंट को अधिक शक्तियां देता था शासक के मुकाबले। तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा शब्द बन गया जो कि एक पॉलिटिकल जार्गन है, यानी कोई भी बड़ा कानूनी दस्तावेज होता है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आ गई बात भारत की, कि क्या भारत में संविधान जो है वो यकायक बन गया, एकाएक बन गया? क्या 26 जनवरी 1950 को एकदम से हमारा संविधान उभर के आया? ऐसा भी नहीं है। हमारा संविधान जो है वो धीरे धीरे बना है। लेकिन ये जो संविधान है ये किसी भी आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली या आधुनिक प्रशासन प्रणाली या जो मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है। कोई भी अच्छा राज्य होगा, मॉडर्न राज्य होगा, वहां का स्टेट क्राफ्ट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलने वाला होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से ही वहां के जो है सरकार के अंग चलने वाले होने चाहिए। तो भारत में जैसे जैसे मॉडर्निटी आई वैसे वैसे पॉलिटी के अंदर भी मॉडर्निटी आई। ऐसा माना जाता है कि मॉडर्निटी केम इन इंडिया विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, कि अब भारत में ब्रिटिश आए और ब्रिटिशर्स भारत में आधुनिकता लेके आए, और इसी का एक परिणाम था भारत में संविधान, संविधानवाद इत्यादि आए। पर ऐसा भी नहीं है। भारत में अगर आपको याद होगा, मौर्य काल में कौटिल्य नाम के एक विद्वान ने अर्थशास्त्र लिखा था जो मौर्य काल का एक तरह का संविधान ही था। अगर आप आगे जाते हैं गुप्तोत्तर काल में, कामंदक नाम का राइटर है जो नीति सार लिखता है, वो भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था। मुगल काल में अबुल फजल अकबरनामा लिखता है, इसका तीसरा पार्ट आईन अकबरी। आईन का मतलब ही संविधान होता है पर्शियन में। तो संविधान की परंपरा पहले थी, लेकिन जो मॉडर्न परिभाषा है संविधान की वो अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में आई। और अब अगला सवाल उठता है कि भारत में फिर अंग्रेज कब आए और अंग्रेज क्यों आए? तो ये कहानी लंबी, केवल आप इसको शॉर्ट में ही समझ लीजिए कि 1453 में तुर्क नाम की जनजाति ने कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया जिसे कहा जाता है उस पर कब्जा कर लिया, जो कि रोमन साम्राज्य की राजधानी होती थी। जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का कब्जा हो गया, यूरोप और भारत चीन से आने वाला जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। तो अब जो यूरोपीय राज्य थे उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि किसी भी तरह से भारत की नौवहन खोज की जाए, यानी भारत की नेविगेशनल डिस्कवरी की जाए। उसी जद्दोजहद में अमेरिका की खोज भी कर डाली कोलंबस ने, और भी कई द्वीपों की खोज हो गई। और आखिरकार 1498 में जाकर वास्को डी गामा भारत के कालीकट, केरल के कालीकट पे जाकर पहुंचता है, और भारत की एक तरह से नेविगेशनल डिस्कवरी मानी जाती है। पुर्तगाली पहली यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में आई पानी के रास्ते। पुर्तगाली भारत में आए, उन्होंने भारत से सामान खरीदा, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। बाद में उनके उद्देश्य कुछ चेंज भी हुए, किंतु मोटा मोटी वो भारत में आए, भारत में उन्होंने सामान खरीदा, वापस यूरोप में गए और उनको 70 गुना से लेके 110 गुना ज्यादा महंगा बेचा। जब ये माल इतना महंगा बिक रहा था, इतना लाभ मिल रहा था, तो उस समय पूरे यूरोप में एक तरह से ये बात फैल गई कि ईस्ट, यानी जिसको ओरिएंटल कहा जाता है, प्राच्य कहा जाता है हिंदी में, संस्कृत में, एक खजाना है। तो सभी राज्यों को वहां पर अपने मैसेंजर भेजने चाहिए। इसी के अनुसार, इसी को फॉलो करते हुए बहुत से राज्य भारत में आए, और इसी तरह से अंग्रेजों ने, अंग्रेज या जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन में उस समय महारानी थी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने तय किया कि एक कंपनी बनाकर और भारत में व्यापार करने के लिए उसे भेजा जाए, और वो कंपनी अस्तित्व में आई 31 दिसंबर 1600 में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर लेडन हॉल, लंदन में बनाया गया। ये विश्व की पहली इंपॉर्टेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वह कंपनी होती है जो शेयर धारकों से बनती है, यानी शेयर धारक उसमें अपना पैसा देते हैं और वो अपनी हिस्सेदारी उस पर रखते हैं। अब ये जो कंपनी थी, इसको अंग्रेजों ने बोला कि आप भारत में जाओ, वहां से व्यापार करो, जो मुनाफा कमाओगे उसका कुछ प्रतिशत आपको राजा को देना पड़ेगा, यानी सरकार को देना पड़ेगा। तो एक तरह से उसका पैट्रन, उसका संरक्षक ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद ब्रिटिश सम्राट या क्राउन था। बहरहाल कंपनी आती है भारत में,
उस समय मुगलों का शासन था। मुगलों में पहले अकबर था, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर आया। जहांगीर से अंग्रेजी मैसेंजर जो है हॉकिंस आके पर्शियन में बात करता है और कोशिश करता है उसे मनाने की, हमें जो है यहाँ से व्यापार करने की इजाजत मिल जाए, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। आखिरकार 1600 में जो सेंट थॉमस रो जो है वो सक्सेसफुल होते हैं और वो ये कहते हैं कि वो जो पैसा कमाएंगे, यहाँ पर जो लाभ कमाएंगे, उसका कुछ हिस्सा जो है मुगल सम्राट को भी देंगे। इस तरह से भारत के साथ उनका व्यापार प्रारंभ होता है। अब यूरोपीय कंपनियां भारत आ गई हैं, वो भारत से माल को भेज रही है, मुगलों का शासन चल रहा है, मुगल बहुत शक्तिशाली है। जहांगीर के बाद में शाहजहां का काल आया, शाहजहां के बाद में औरंगजेब का काल आया। तो 1707 तक एक ऐसा शासक हमारे देश में थे, ऐसे शासक हमारे देश में थे जिन्होंने पूरे भारत को एक एम्पायर में कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। अंग्रेज और अन्य यूरोपीय कंपनियां व्यापार तो कर ही रही थी, साथ में ये भी देख रही थी कि यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज होता है। 1707 में जैसे ही अंतिम माइटी मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु होती है, पूरा मुगल एम्पायर जो है वो टुकड़ों में जो है बिखरने लगता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम 1707 विद द डेथ ऑफ लास्ट माइटी मुगल एम्पायर दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत जो है कहने को तो सॉरी मुगलों के अधीन था, लेकिन अब वो धीरे धीरे, क्योंकि राजा इतने शक्तिशाली नहीं आए, औरंगजेब के बाद में जो शासक आए, बहादुर शाह आया, जहांदार शाह आया, मोहम्मद शाह आया, फरूक रफीदुद्दौला आए, ये जो मोहम्मद शाह आए, रंगीले आए, ये जो कोई भी राजा जो थे इतने काबिल नहीं थे जो इतने बड़े साम्राज्य को इकट्ठा कर पाते। फैक्शनलिज्म हो गया, दल बहुत ज्यादा दल बन गए, दरबार के अंदर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई और एक तरह से उस पूरे मुगल एम्पायर में से टुकड़े टूटने लगे और उत्तराधिकारी राज्य अस्तित्व में आए। जैसे अवध आ गया, हैदराबाद आ गया, बंगाल आ गया, सिख साम्राज्य अलग हो गया, राजपूताना ने अपने को स्वतंत्र कर, और इनमें सबसे बड़े शक्तिशाली जो उभर के आए वो एक तो मराठा थे और दूसरे मैसूर वाले थे। तो भारत में अब छोटे छोटे प्रांत बन गए, कहने को तो वो मुगलों के अधीन थे लेकिन वो मूल रूप से स्वतंत्र थे। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया, मोहम्मद शाह का शासन था, और जब मुगल हार गए करनाल की लड़ाई में, तब ये तय हो गया, ये बात सिद्ध हो गई कि अब मुगलों में दम नहीं बचा। तो अब जो उत्तराधिकार राज्य और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अंग्रेज इस समय तक व्यापार कर रहे थे और ये देख रहे थे कि भारत की राजनीतिक चीजें कैसी, अंग्रेजों के साथ साथ फ्रेंच भी देख रहे किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम में परिवर्तन आ रहा है, और वो मौके की ताड़ में थे कि किसी तरह से उन्हें मौका मिले, भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करें और फायदा उठाए। अब ये जो काल है, जब 1608 या 1613 से अंग्रेज या यूरोपीय कंपनियां भारत में आके व्यापार कर रही थी, इन्हीं पीछे 150 सालों में यूरोप के अंदर जो है वो एक तरह का एनलाइटनमेंट हो गया, एक तरह का ज्ञानोदय हो गया और वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल गए। इसी का ये परिणाम था कि वो सैनिक शक्ति में भी शक्तिशाली होने लगे और उनके पास में आर्म्स और एम्युनिशन और एक डिसिप्लिन आर्मी बन चुकी थी। तो यूरोपीय कंपनियां व्यापार तो कर ही रही थी, अपने आप को सैनिक रूप से भी सुदृढ़ कर रही थी। मुगलों का पतन हो चुका था, उत्तराधिकारी राज्य आ गए थे, वो आपस में लड़ रहे थे, और उसी की लड़ाई का पहला फायदा उठाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डुप्लेक्स, और उन्होंने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग नाम के दो निजाम जो है उत्तराधिकारी की लड़ाई कर रहे थे, उसका जो है उसमें वो मीडिएटरशिप करते हैं और उनको बदले में जमीन मिलती है। अब डुप्लेक्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। उनको जब अंग्रेजों ने देखा, जिनकी आपस में बनती नहीं थी, तो देखा ये तो बहुत अच्छा मॉडल है, इसे तो हम भी अपना सकते हैं। 1748 के आसपास डुप्लेक्स ने ये नीति अपनाई, तो 1757 में अंग्रेजों ने यही नीति अप्लाई की भारत के सबसे पैसे वाले प्रांत में, जो उस समय वर्ल्ड जीडीपी का 8% अकेला था, उसका नाम था बंगाल। बंगाल में 1756 में जब नवाब की मृत्यु हो गई और उसके बाद अगेन उत्तराधिकार के लिए कई प्रतिद्वंदी आ गए, कई कंटेस्टेंट आ गए, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर षड्यंत्र रचा और उसका परिणाम हुआ प्लासी का युद्ध। वो बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध के साथ अंग्रेजों को पहली विजय मिलती है, बड़ी विजय प्राप्त होती है भारत के अंदर। अब वो ट्रेडर से टेरिटोरियल पावर्स बनने जा रहे हैं, अब वो व्यापारी से क्षेत्रीय शक्ति बनने जा रहे हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई को लोगों ने माना कि ये तो एक तरह का षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेंसी थी, उनको एक शक्ति के रूप में स्थापित नहीं करती है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अवध का शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल एम्पायर जो फुजिटिव है भागा हुआ है, और मीर कासिम जो है भागा हुआ बंगाल का नवाब, तीनों की मिली जुली सेना को अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों की सेना ने, जिसके कैप्टन मुंद्रो जो थे वो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने पराजित कर दिया खुले मैदान में। और बक्सर के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज जो हैं केवल ट्रेडर्स नहीं है, एक टेरिटोरियल पावर भी बन चुके हैं।
अक्टूबर में युद्ध समाप्त हुआ। 10 महीने बाद में अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर एक ट्रीटी की, एक संधि की, जिसे 1765 की इलाहाबाद की संधि कही जाती है। और यहीं से अंग्रेजों को भारत में अधिकार मिलने प्रारंभ होते हैं, प्रशासनिक अधिकार मिलने प्रारंभ होते हैं। और सबसे पहला जो प्रशासनिक अधिकार उन्हें मिलता है वो है राजस्व वसूलने का, जिसको दीवानी राइट्स कहा जाता है, दीवानी हक कहा जाता है। बंगाल का राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया और यहां से एक तरह का एक ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन भी या द्वैध शासन भी, प्रशासन भी प्रारंभ होता है। 1765 से अंग्रेज धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना प्रारंभ करते हैं, एक एक करके सारी शक्तियों को पराजित करते हैं। एक घटनाक्रम ही चल रहा है, पहले बंगाल को पराजित किया, फिर मैसूर को पराजित किया, फिर मराठों को पराजित किया, फिर सिखों को पराजित किया, और बाकी जिनको पराजित नहीं किया उन्होंने हाथ जोड़ ली, उन्होंने संधियां कर ली। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी परिवर्तित होती चली गई और यहीं से भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ होता है। वो कैसे होता है देखिए। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी, याद कीजिए 31 दिसंबर 1600 में जब एलिजाबेथ ने बनवाई, तो उन्होंने ये कहा कि इसके मुनाफे का एक हिस्सा जो है वो वहां की सरकार को मिलेगा, यानी राजा या पार्लियामेंट को मिलेगा। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वो 1757 से लेके 1764 और उसके बाद में कभी मराठों से, कभी मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान से उलझ गई, तो उसका मुनाफा कम होने लगा। मुनाफा जब कम होने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, उसको संभालने वाले दो तरह की बॉडीज होती थी, वो आपको याद नहीं रखनी। एक थी बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आज भी हमारी जैसे एक कंपनी है रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो एक लिमिट से ज्यादा हैं वो प्रोपराइटर्स हैं, वो वोट देते हैं उसमें, इक्विटी राइट्स है उनके। और कंपनी को चलाने का काम डायरेक्टर्स करते हैं और उन डायरेक्टर्स के हेड जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मुकेश अंबानी। वैसे ही कंपनी को चलाने का काम जो निकाय करता था उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। तो ज्यादातर वे लोग थे जो कंपनी के ही लोग होते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर दबाव पड़ा कि आपने ऐसा क्या किया 1757 से लेकर अब तक जिससे कंपनी का मुनाफा कम हो गया, कि कंपनी युद्धों में उलझ गई और उसका व्यापार का जो परसेंटेज जो था, मार्जिन प्रॉफिट परसेंटेज था, वो ड्रॉप हो गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सनसनी फैल गई कि हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है कंपनी से। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी बैकड्रॉप में अंग्रेजी सरकार पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट लेके आती है, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। भारत के संविधान निर्माण में ये पहला मेजर स्टेप था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट या विनियम अधिनियम भी कह सकते हैं, 1773 में लाया गया। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, 1613 या 1608 अगर सूरत से स्टार्ट माने, अंग्रेजों के भारत आने के बाद अंग्रेजों ने 3 अपने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला इंपॉर्टेंट सेंटर जो था वो मद्रास था। मद्रास में उन्होंने एक फोर्ट बनाया जहां पर वो अपना माल इकट्ठा रखते थे। फोर्ट का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। एक सेंटर हो गया उनका मद्रास। दूसरा उन्होंने बॉम्बे, बॉम्बे जो है एक आइलैंड था, 7 द्वीपों पर बसा हुआ था, सालसेट, एलिफेंटा, बेसिन, जैसे 7 आइलैंड थे। वो उनको पुर्तगालियों से मिला। ठीक है, पुर्तगालियों ने राजा को दहेज में दिया, राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया, 100 रुपए लीज पे दे दिया। तो एक वो दूसरा सेंटर बॉम्बे। तीसरा सेंटर जो है गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीकता नाम के 3 गांवों को मिलाकर, वहां पर अंग्रेजों ने एक नया सेंटर बनाया, इसका नाम रखा कलकत्ता। और कलकत्ता में एक फोर्ट बनाया, इसका नाम था फोर्ट विलियम। तो 3 इंपॉर्टेंट सेंटर अंग्रेजों के होते थे। और किंतु इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन से निकले? बंगाल वाले। तो बंगाल में जो हेड होता था बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसे गवर्नर कहा जाता था। जब 1773 में जब ये एक्ट आया, पार्लियामेंट ने जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट निकाला, तो उसमें ये प्रावधान किया कि भाई तीनों में से आप में सबसे अच्छा काम इसने किया है, इसलिए बाकी गवर्नरों से ऊपर जो है वो बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा, यानी वो सबसे ऊपर रहेगा। और वो उसका जो है उसकी वरीयता जो बाकी लोगों से ऊपर रहेगी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उनको बोला कि अब आपको काम करना है, काम करने के लिए आपको कुछ विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता होगी, आपको जो सलाह दे, इसके लिए एक कमेटी टाइप बना देते, उसका नाम रखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, 4 सदस्य उसके रखे गए। आपको बहुत से विद्वान नाम भी बताते होंगे, उसका फ्लोरेंस है, फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, मॉन्स्ट्रेट है। नाम कभी भी आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, कृपया मत याद रखना। हमारे पास स्पेस बहुत कम है, याद रखना, टाइम तो है ही नहीं। तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल अस्तित्व में आया, उसकी हेल्प के लिए 4 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल अस्तित्व में आई। वो क्या करे? एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। कानून बनाएगा कौन? गॉड नोस। कानून बनाने का काम भी ये एग्जीक्यूटिव ही करेगी। यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आज हमारे वर्तमान में जो हमने अलग अलग पार्टीशन कर रखे हैं, शुरू में ऐसा नहीं था, मिले हुए थे। हालांकि अंग्रेजों ने जिस क्षेत्र को जीत लिया था वो कलकत्ता था। कलकत्ता में लोगों के आपसी केस को सुलझाने के लिए एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनाया गया, इसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। एलिजा इम्पे को उसका चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था, एक
नगरीय, एक नगर का एक अर्बन जो तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मात्र था। तो दो चीज ये हुई। अब रेगुलेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया 1773 में, 1774 में लागू हुआ और यहीं से भारत के संविधान निर्माण की प्रारंभ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी और जो मुनाफा कमाएगी वो अंग्रेजी सरकार को लौटाएगी, इसलिए उसको बार बार मोनोपोली मिल जाती थी। तो 1773 से 20 साल के लिए उनकी मोनोपोली भारत में व्यापार करने की बढ़ा देगी। मोनोपोली का क्या मतलब है? और कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता, अंग्रेजी केवल कंपनी करेगी। कंपनी का जो मुनाफा होगा वो अंग्रेजों को जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत से पहले अमेरिका को गुलाम बनाया था। अमेरिका एक ऐसा देश था जिसकी खोज की गई भारत की खोज करने के चक्कर में। कोलंबस ने उसकी खोज कर ली। अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक इटालवी यात्री वहां पहुंचा, उसके नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ गया। अटलांटिक कोस्ट जो था, अटलांटिक तट जो यूरोप की तरफ है, वहां के 13 राज्यों पर लोग सेटल हो गए और उन 13 राज्यों को कब्जे में ले लिया ब्रिटेन ने धीरे धीरे सभी देशों से छुड़वा के। फ्रेंच लोगों को भी हरा दिया। तो 13 राज्य थे। तो अमेरिका एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्रीशियस कॉलोनी था ब्रिटेन की, जहां से उनको बहुत मुनाफा होता था। 1776 में उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। 1783 तक वो आजाद हो गए। तो 1783 में अमेरिका ब्रिटिश चंगुल से, उपनिवेशवाद से बाहर निकल गया। अब अंग्रेजों की नजर केवल भारत पर थी। तो वैसे में भारत के शासन को संगठित करने के लिए वो एक और एक्ट लेके आते हैं जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट द यंगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर ये एक्ट आया। इस एक्ट के आने से पहले भी एक एक्ट आया था, इसका नाम था, बिल आया था, इसका नाम था फॉक्स इंडिया बिल। ये पहला और अंतिम बिल था जिसके कारण भारतीय मामलों को लेकर कोई ब्रिटिश सरकार गिर गई हो। पहली और आखिरी बार इंडिया का मामला था, फॉक्स बिल लेके आए लेकिन वो चला नहीं, बिल गिर गया। तो पता चला कि सरकार अल्पमत में, सरकार गिर गई। पिट द यंगर आते हैं, अब वो कहते हैं भारत के लिए एक नया कानून बनाए, उसका नाम रखा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया कि जो कंपनी है, उस कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, दो तरह की बॉडीज है, उनको हटाओ, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अस्तित्व में, जब भी पिट्स इंडिया एक्ट की बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में लगभग 24 सदस्य होंगे, जिसमें आधे एमपी होंगे, कुछ एमपी होंगे और कुछ कंपनी के ही लोग होंगे। वही लोग होंगे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में थे, लेकिन एमपी भी रहेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो भी रहेंगे। तो एक तरह का ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन यहां से स्टार्ट होता है कि एमपी भी आ रहे हैं और कंपनी के प्रोप्राइटर्स भी आ रहे हैं, दोनों मिलकर चलाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ने ही तय कर दिया कि अंग्रेज भारत को लेके बहुत ज्यादा जो है सीरियस हैं। ठीक है। अब अमेरिका में जो ब्रिटिश जो सेनापति पराजित हुआ, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो बहुत ही काबिल आदमी थे, लेकिन किसी कारण से हार गए क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया, उससे जीतना बहुत मुश्किल था। आज तक कोई भी जो है शासक तानाशाह जनता के विद्रोह को नहीं दबा पाया है लंबे समय तक। तो कॉर्नवालिस ब्रिटेन में पहुंचते हैं। ब्रिटेन में जब पहुंचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अब आपको भारत जाना होगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत एक ही सूरत में जाऊंगा जब मुझे असीम शक्तियां दे दी जाए। ऐसा नहीं हो कोई गवर्नर में से शक्तिशाली हो, ऐसा हो ऐसा, सब कुछ मेरे अधीन होना चाहिए। 1786 में जब वो भारत आते हैं तो एक डिक्लेरेशन एक्ट पास होता है जिसमें प्रावधान किया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जिससे पिट्स इंडिया एक्ट में जिसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को कम भी कर दिया गया, वो आपको याद नहीं रखना, कभी नहीं पूछते हैं। पर एक चीज वो आपको याद रखनी वो ये कि जब कॉर्नवालिस इंडिया में आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, तो गवर्नर जनरल बंगाल का जो है उसे सेना अध्यक्ष की शक्तियां भी दे दी जाती है। अब मतलब सेना अध्यक्ष भी उसके अधीन होगा। वो मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। लेकिन अब तक अंग्रेजों ने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता नहीं है। मराठा बचे हुए हैं, मैसूर बचा हुआ है। कॉर्नवालिस काबिल आदमी, इसलिए उसे भेजा गया। कॉर्नवालिस भारत में आते हैं, शासन प्रशासन को ठीक करते हैं। आज भी जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस, फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ मॉडर्न जुडिशरी, फादर ऑफ इस्तमारी बंदोबस्त, सब कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस को ही स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को ही आधुनिक पुलिस प्रणाली का, सिविल सर्विसेज का, जुडिशरी का, सबका जनक माना जाता है। हालांकि कलेक्टर की पोस्ट जो है वो वारन हेस्टिंग्स ने बनाई, वो कभी प्रशासन पढ़ेंगे जब बताएंगे। तो कॉर्नवालिस भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद में वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ करते हैं। तब तक 1793 का एक्ट आ जाता है, क्योंकि 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली को आगे बढ़ाने के लिए 1793 में एक और एक्ट आता है। वो आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आज तक उस पर कोई प्रश्न नहीं आए, बस इतना याद रखिए 1793 का जो एक्ट आया वो भी संविधान ही एक तरह का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 से 20 साल होते हैं 1813। अब 1813 एक ऐसा वर्ष है जो आपको समझना पड़ेगा। 1813 में क्या हुआ देखिए। 1813 तक आते आते अंग्रेजों ने बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अधीन ले लिया है। मराठा भी लगभग हारने वाले, 1818 में वो हार जाते, लेकिन सबको पता था मराठा भी हार जाएंगे। ठीक है। भारत मोटे रूप में उनके काफी कब्जे में आ चुका था। एक तो चीज ये हुई। दूसरा, अब भारत कब्जे में जब आ चुका था तो प्रशासन शासन भी बढ़ेगा, उसके लिए लोगों की जरूरत होगी। उन सबको अगर अंग्रेजों
अंग्रेजी भाषा में नई जानकारों को अगर यहाँ वालों को यूज नहीं कर सकते, आप ब्रिटेन से बुलाओ, वो बहुत महंगे पड़ेंगे। कंपनी आखिर कंपनी है, कंपनी नफा नुकसान देखती है, क्या किया जाए एक चीज। तो उसके लिए एक इजाद की गई चीज कि अब से भारत सरकार यानी ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल बंगाल का जो है वो क्या करेगा, उसने प्रावधान किया कि 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। वो क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा वो आगे तय होगा आंग्ल प्राची विवाद के बाद, लेकिन ये तय किया गया। इसका फायदा ये इसलिए नहीं कि वो भलाई करना चाहते हैं, इसका फायदा ये हुआ कि हमें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने के लिए क्लर्क चाहिए जो अंग्रेजी के जानकार हो, तो उनको अंग्रेजी पढ़ाओ तभी वो हमारे काम आएंगे। एक तो चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि जब अंग्रेजी कंपनी भारत के अंदर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़े विद्वान हुए ब्रिटेन के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, उनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब 1776 में अस्तित्व में आई। वेल्थ ऑफ नेशन ने धूम मचा दी और एक नया सिद्धांत दिया इकोनॉमिक्स के फील्ड में, हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजेक्स फेयर का सिद्धांत। इसी कारण से एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अब एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि इट्स नॉट गवर्नमेंट बिजनेस टू डू बिजनेस। ये सरकार का काम नहीं है कि बिजनेस करे, कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ठेका दे दिया और वो कमा के लाएंगे आपको कुछ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को किसी भी तरह के आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ तय कैसे होंगे, मार्केट से। तो मार्केट को फ्री कर दो। यही सिद्धांत आगे जाके कैपिटलिज्म बनता है, बाजारवाद बनता है, पूंजीवाद बनता है। तो इस सिद्धांत ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर दी कि 1813 तक आते आते लोग बाग कहने लगे कि एक तरफ तो पूरा ब्रिटेन जो है ये कह रहा है कि आप जो है कैपिटलिज्म को लेके आओ, फ्री मार्केट इकोनॉमी लेके आओ, और दूसरी तरफ जो है आपने जो है मोनोपोली दे रखी है कंपनी को, तो आप इसको तोड़िए। इसी के तहत 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ में व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, दो चीजों के अलावा। ट्रेड इंटी ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार रहेगा, और चाय के व्यापार में अभी भी कंपनी की मोनोपोली रहेगी क्योंकि वो बहुत मुनाफे का सौदा था। तो 1813 में आंशिक रूप से कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसका एक कारण यह भी था कि एक और विचारधारा भी ब्रिटेन में इस समय पॉपुलर होती है, उसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद। जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल कहते थे मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। ऐसे विचारधारा को अपनाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करती हो। तो वैसे में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली केवल कंपनी के लोगों का फायदा करती है, लोगों का नहीं करती है, इसलिए इसको हटाया जाए। इसके साथ ही 1813 में एक और प्रावधान किया गया कि अब से जो है अन्य कंपनियां भी भारत में आ सकती हैं और ईसाई मिशनरियां भी भारत में आ सकती है, लेकिन उनको जमीन खरीदने की इजाजत नहीं देगी। ये था 1813 का चार्टर एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंशिक रूप से पार्शियली कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को इससे एंड किया गया। 1813 के बाद में 20 साल बाद में 1833 का 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें क्या खास बात हुई, 1833 तक आते आते अंग्रेजों ने बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अधीन ले लिया था। तो क्या करा जाए, पहला बंगाल के गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन चेंज करो। बंगाल के गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन चेंज करके उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब जो है वो पूरे भारत में उसका शासन हो गया है और वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके से बहुत शक्तिशाली हो गया। यानी एक तरह से ये एक तरह का विधायिका और कार्यपालिकाओं की शक्तियों का संकेंद्रण है। मतलब 1833 का पीरियड जो माना जाता है हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम माना जाता है। 1833 में एक चीज और इंपॉर्टेंट की गई, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसको अब कानून बनाने हैं, और कानून बनाना एक टेक्निकल काम है। तो एक ऐसा एडवाइजर चाहिए जो उसका सदस्य बने, और वो लीगल एडवाइजर कौन बने, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य जो है ट्रांजिएंट मतलब अल्पकाल के लिए बनाया गया, स्थायी नहीं थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बनाया गया जिसका ये काम था कि भारत में कानून जो है उनका संग्रहण किया जाए और उनको कोडिफाइड किया जाए, उनका संहिताकरण किया जाए। तो लॉ कमीशन बना और एक टेम्परेरी लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ा। इसके अलावा आगरा नाम की प्रेसिडेंसी बना दी गई। आगरा से फिर बाद में अवध को जोड़ा गया, वो आगे जाकर यूपी बन जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस, और आगरा और अवध बन जाते हैं। इसके अलावा स्लेवरी का एबोलिशन कर दिया गया, नहीं जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया गया, और ये व्यवस्था की गई कि अब जो है कोई भी अगर दास बनाएगा तो वो एक पीनल ऑफेंस होगा। ये आखिरकार जाके 1843 में जाके भारत में लागू होता है। इसके अलावा एक प्रोविजन ये भी किया गया कि अब से जो है अंग्रेजी भाषा जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा पढ़ाई का, और सरकारी नौकरियों के लिए उसकी अनिवार्यता कर दी गई। कंपनी की भारत में जो मोनोपोली 1813 में आंशिक रूप से तोड़ी गई थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। तो 1833 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज आपको समझनी जरूरी है, वो ये कि कंपनी की मोनोपोली को
ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मोनोपोली का तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहां से चली गई, कंपनी रहेगी, बाकी अन्य लोग आएंगे, एक चीज। और मोनोपोली कमर्शियली तोड़ी गई है, नॉन कमर्शियल, यानी बाकी जो राज शासन प्रशासन है वो अभी भी कंपनी के अधीन ही रहेगा। इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इसके 20 साल बाद 1853 में एक और एक्ट आता, एक्ट ऑफ 1853। 1853 का जो एक्ट आया उसमें ये प्रावधान किया गया कि अब जो लॉ मेंबर है, विधि सदस्य गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गए हैं, वो स्थायी हो जाएंगे। एक तो चीज ये। दूसरा, अब अंग्रेजों को आवश्यकता है भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की। अब तक कोवेनेंटेड सर्विस चलती थी, वहां से ब्रिटिश जो है सिविल सर्वेंट आते थे, बहुत महंगे पड़ते थे। तो 1853 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया, अब से ओपन कंपटीशन होगा जिसमें इंडियंस भी अलाउड होंगे। तो 1853 में सिविल सेवा परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, उसके लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट होता है, भारतीयों को भी इसमें अनुमति मिल जाती है। हालांकि 11 साल बाद में यानी 1863-1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले आईसीएस ऑफिसर बनते हैं, जो इस परीक्षा को पास करते हैं। दो, तीसरा प्रोविजन ये किया गया कि अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य होंगे वो कार्यपालिका का काम करेंगे, साथ में विधायिका का भी काम करेंगे। तो उसके लिए एडिशनल मेंबर्स जोड़े जाने स्टार्ट हुए, जो वेरी करने लगे, मतलब 6 से 12 सदस्य जो हैं तय किए गए, ये रहेंगे और ये जो है कानून बनाने का काम करेंगे। तो 1853 के एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरह से लेजिस्लेचर जो है, मिनी लेजिस्लेचर जो है वो अस्तित्व में आती है और ओपन कंपटीशन स्टार्ट करता है। कंपनी की मोनोपोली एंड जरूर हुई है, लेकिन कंपनी की नॉन कमर्शियल मोनोपोली अभी भी बनी हुई है। और कंपनी के जो गवर्नर जनरल आ रहे हैं वो अभी भी क्षेत्र विस्तार की लिप्सा में डूबे हुए हैं। लॉर्ड डलहौजी आ गए 1848 से 1856 तक, उन्होंने वेपगन की यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई और भारत में बहाने कर करके क्षेत्रों को अपने अंतर्गत लेना प्रारंभ किया। उनके जाते ही 1857 का रिवोल्ट हो गया। 1857 के रिवोल्ट को दबाने के चक्कर में अंग्रेजों की चूलें हिल गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जो है लोग चिल्लाने लगे कि कंपनी ने वहां पर ऐसा क्या कबाड़ा करा। तो जैसे तैसे इस विद्रोह को दबाया गया। ये विद्रोह जो है मरे हुए हाथी के रूप में साबित हुआ। हालांकि इस विद्रोह ने उस समय ज्यादा हासिल नहीं किया, लेकिन बाद में इसके गेन बहुत जबरदस्त थे। तो इसका जो सबसे बड़ा गेन क्या हुआ, 1853 के बाद 1858 का एक्ट आता है। 1858 के एक्ट में अंग्रेजों को ये सबक मिल गया कि अब से भारत में क्षेत्र विस्तार नहीं किया जाएगा। यानी विद्रोह क्यों हुआ, मूल कारण जो था वो जरूर कारतूसों से प्रारंभ हुआ, लेकिन उसका मूल कारण क्या था, अंग्रेजों की क्षेत्र विस्तार की नीति, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो इसको बंद कर दिया जाए। अब से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत लिए वो जीत लिए, उनको नाम दिया गया ब्रिटिश प्रोविंस। वहां पर अंग्रेजों ने गवर्नरों को बिठा दिया, जहां पे उनका डायरेक्ट रूल होगा। मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, यूपी, सीपी, पंजाब, ये वाले क्षेत्र। जिनको नहीं जीता उनको नहीं जीतेंगे। अब वहां पर वहां के देसी राजा रजवाड़े ही शासन करेंगे, उनको नाम दे दिया प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। वहां पर करेंगे तो वहां के देसी राजा ही शासन, लेकिन उनको सलाह कौन देगा, रेजिडेंट। वो कौन होगा, अंग्रेज होगा। तो एक तरह से दो तरह का भारत बन गया, एक ब्रिटिश भारत, एक भारतीय भारत, एक रियासती भारत, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस। बीच में कुछ पैचेज ऐसे भी थे जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल तो था, लेकिन वहां गवर्नर को बिठा नहीं सकते थे क्योंकि छोटे जगह थे, जैसे अजमेर, कुर्ग, भोपाल। तो ये ऐसी जगहें थी जहां पर कमिश्नर बैठते थे। लेकिन मोटे रूप में दो तरह का भारत ही रहा, आजादी मिलने तक यही व्यवस्था रही। तो 1858 के एक्ट का जो सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज जो है वो स्टेटस को में आगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब से कोई भी क्षेत्र को डायरेक्ट अंग्रेज अपने अधीन नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के अलावा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना कबाड़ा कर दिया कि पार्लियामेंट ने कह दिया कि कंपनी से मामले सारे ले लो अपने हाथ में, कंपनी को बोलो तुम व्यापार करो, बाकी भी करेंगे आप भी करो, लेकिन आपको भारत पे शासन प्रशासन के सारे अधिकार जो है वो डेलीगेट करने पड़ेंगे पार्लियामेंट को। तो अब पार्लियामेंट भारत में शासन प्रशासन की सर्वेसर्वा बन गई। पार्लियामेंट में कौन देखेगा, एक ऐसा आदमी देखेगा, इसका एक पद दिया गया सेक्रेटरी टू इंडिया, भारत सचिव, जिसे भारत मंत्री भी कहा जाता है, उसे कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला। लॉर्ड स्टेनले जो है पहले भारत सचिव बने। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो है वो सलाहकार होंगे, उसका नाम रखा गया भारत परिषद। और भारत परिषद और भारत सचिव मिलके जिस दफ्तर में बैठते थे उसका नाम रखा गया इंडिया ऑफिस। इंडिया ऑफिस का जो खर्चा है वो भी भारत से आएगा, उसे नाम दिया गया होम चार्जेस, गृह प्रभार इसको बोलते हैं। तो ब्रिटेन में एक तरह का एक पद बन गया जो कि इंडिया ऑफिस कहलाता था, जिसमें भारत सचिव, 15 सदस्य इत्यादि होते थे। तो वो ब्रिटेन में। इंडिया में आ जाओ तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद तो पहले दिया जा चुका था। अब अगर ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों में गवर्नर जनरल जाएगा तो वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, लेकिन जैसे ही रियासती भारत में जाएगा तो वायसराय कहलाएगा। एक नया पद, एक नया टाइटल दे दिया गया 1858 के एक्ट में, वायसराय का। धीरे धीरे वायसराय शब्द ज्यादा पॉपुलर हो गया। वायसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी ताज का प्रतिनिधि भारत में।
तो पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग्स। दो बातें। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट वो हुई कि अब जो है रेजिडेंट बैठेंगे रियासतों में अंग्रेजों की तरफ से, गवर्नर बैठेंगे प्रांतों में। गवर्नरों की भी हेल्प के लिए गवर्नर की एक परिषद बनाई गई, सब जगह उनको हेल्प करने वाले लोग होंगे। दो बातें। फिर जो विधि सदस्य जोड़ा गया था गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसको परमानेंट तो कर ही दिया गया, उसी की सिफारिशों पर भारत में आईपीसी, सीआरपीसी इत्यादि अस्तित्व में आते हैं और हाई कोर्ट्स अस्तित्व में आते हैं। 1858 में हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास अस्तित्व में आते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य और जोड़ा जाता है जो पैसों के मामलों को देखेगा। तो पहला वित्त सदस्य, फर्स्ट फाइनेंशियल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जोड़ा गया, उनका नाम था जेम्स विल्सन। इस पे प्रश्न आया हुआ है। जेम्स विल्सन बहुत बड़े विद्वान थे, आर्थिक विद्वान थे, और उन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट करी इकोनॉमिक्स की, उसका नाम था द इकोनॉमिस्ट, और वो भारत में पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय में इमादुद्दीन रेहान ने किया था बजट पेश, मौर्यों के समय में बजट पेश किए जाते थे, लेकिन आधुनिक प्रणाली का बजट पेश करने वाला भारत में पहला व्यक्ति जेम्स विल्सन था, और उसे ही भारत में इनकम टैक्स को स्टार्ट करने वाला भी माना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए का प्रश्न था जो जेम्स विल्सन के बारे में, फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो 1858 का एक्ट जो है अपने आप में एक लैंडमार्क है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को जो पढ़ा जाता है तो दो पार्ट में पढ़ा जाता है, 1858 से पहले, 1858 के बाद। तो आज तक की बातें 1858 तक, आगे की बातें कल। शुक्रिया।